नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड खबर लेकर हाजिर हूं मैं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र का छठवां दिन आज नियम 310 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग। विपक्ष के नेताओं ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज। कांग्रेस के आपसी मतभेद में आपने लिए मजे। आप पार्टी ने कांग्रेस की अवस्था पर जमकर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे मसूरी। कांग्रेसियों ने पूर्व सीएम का किया जोरदार स्वागत। चाय की चर्चा में केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ। और तीर्थ नगरी पहुंचे राज्य मंत्री विनय रोहिल्ला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया राज्य मंत्री का भव्य स्वागत। योजना आयोग की नई नीति के लिए मांगे गए सुझाव। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। विधानसभा में बजट सत्र का छठवां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में काम स्थगन के प्रस्ताव लेकर आई विपक्षी दल के नेताओं ने नियम 310 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये विषय पहले भी आ चुका है। वहीं कुंभ को लेकर विपक्षी नेताओं ने गंगा जल के साथ सदन के बाहर धरना दिया। इसके साथ ही विपक्ष के नेताओं ने कुंभ भ्रष्टाचार के नियम 310 में उठाने की मांग की है, जिससे विधानसभा अध्यक्ष ने 310 से बाहर होने की वजह से अस्वीकार किया। जिसके बाद कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने नियम 58 में गेस्ट टीचर का मामला उठाया और कहा कि योग्यता रखने के बाद भी गेस्ट टीचर 15,000 में काम कर रहे हैं। गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र का यह छठवां दिन है और आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई विपक्ष के नेताओं की तरफ से नियम 310 के तहत। और इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह विषय पहले भी आ चुका है। साथ ही विपक्ष के नेताओं ने जमकर आज हंगामा किया। तो गैरसैंण विधानसभा का छठवां दिन आज और विपक्ष का हंगामा लगातार इस बार के विधानसभा सत्र में देखने को मिला। ये तस्वीर हम आपको विधानसभा भवन के अंदर के दिखा रहे हैं, जहां विपक्षी दल के नेताओं ने नियम 310 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए। कमल जी, विधानसभा का आज छठवां दिन क्या रहा सदन में? अगर आप बात कहें तो आज गैरसैंण का जो मानसून सत्र चल रहा है, ये आज छठा दिन है और बताया जा रहा है कि शायद आज नहीं तो कल तक सत्र समाप्त भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात, आज जैसे ही सत्र शुरू हुआ तो वहां पर कांग्रेस ने वही फिर भ्रष्टाचार कुंभ का मेला हो या अन्य योजनाएं जितनी भी है उसको लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कांग्रेस ने यही भी कहा कि भ्रष्टाचार मुद्दा कांग्रेस नहीं लगा रही है, जनता लगा रही, जनता के प्रतिनिधि लगा रहे हैं। जो मामले सामने आए हैं तो उन्होंने उसको चर्चा लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसको सदन की कार्रवाई रोक के इसको 310 पे चर्चा की जानी चाहिए। ये एक अहम मुद्दा है। उन्होंने कुंभ को लेकर भी उन्होंने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए लगातार, जो प्रीतम सिंह थे और कांग्रेस के लोग थे। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह है, जो मदन कौशिक संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, इसकी 310 में चर्चा का नहीं बनती है। तो इसको लेकर अगर हम बात कहें तो लगातार नोक झोंक भी हुई और उसके बाद जब ये बात नहीं सुनेगी तो कांग्रेस ने इसको लेकर वॉकआउट भी कर दिया और सभी सारे सदस्य बाहर आ गए और वहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बिल्कुल, और पूरा का पूरा इस बार का अगर ये कहें कि विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहा, विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। और किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई कमल जी? आदर्श अगर बात कहें तो आज छठवां दिन है। लगातार कहीं न कहीं कांग्रेस ने जितने भी जनहित के मुद्दे थे या जितने भी चीजें थी उसको लगातार उठाने का प्रयास किया। वही अगर सरकार की नाकामियों को देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि महंगाई का मुद्दा जबरदस्त उठाया गया, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, उसको लेकर सरकार ने लगातार हंगामा किया। गैस सिलेंडर तक लेके लोग वहां पहुंचे और उसके बाद अगर हम कहें तो गन्ना के दामों को लेकर भी बहुत यहां पर हंगामा किया गया। उन्होंने कहा कि जब से सरकार बनी है सिर्फ अभी तक 4 वर्षों में सिर्फ 1 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उसको लेकर भी उन्होंने किसानों के मुद्दे भी उठाए, उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं लगातार। तो अब उसके बाद 4 तारीख को बजट भी आया है और बजट में भी चर्चा होनी है। लेकिन
जैसे ही आज सदन स्टार्ट हुआ, छठे दिन शनिवार को सदन की छुट्टी होती है, लेकिन गैरसैंण में सत्र है, इसलिए आज शनिवार को भी सत्र चल रहा है वहां पर कि जल्दी से जल्दी सबको आगे आज या कल में तो तक किया जा रहा है। इसको लेकर आज यहाँ पर जैसे ही सदन स्टार्ट हुआ तो इसको लेकर यहाँ पर लगातार माहौल गर्मा गया और उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए लगातार, जिसको लेकर वहां पर तो बिल्कुल कई मुद्दे उठाए गए हैं और इसको लेकर विपक्षी दलों ने निशाना भी साधा है मौजूदा सरकार के ऊपर। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शाह भी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, देहरादून से हमारे संवाददाता हैं, लेकिन गैरसैंण विधानसभा पे पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं, इसलिए विकास का भी रुख करते हैं। विकास, आज जो विधानसभा के अंदर हंगामा देखने को मिला, बाहर भी हंगामा देखने को मिला, इस बीच महाकुंभ में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया, पूरा मामला। जी आदर्श, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जो सदन है, सदन की जैसी आज कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने जो है कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया और उस पर जो हरिद्वार में जो कुंभ के कार्य निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको लेकर वहां पर सवाल उठाए, उस पर चर्चा करने की बात थी। क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने कांग्रेस को ये भी कहा था विपक्ष को कि इस पर चर्चा हो चुकी है, इस पर नहीं हो सकती है। उसके बाद कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन भी किया, बाहर सदन के बाहर भी उन्होंने जो है काफी प्रदर्शन किया कि जो निर्माण कार्य है उस पर सरकार में जो है कई अनियमितताएं वहां पर पाई गई। और आज सबसे बड़ी बात आदर्श एक ये भी है कि हाईकोर्ट ने इसमें जो है उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने हरिद्वार के जो जिला जज है उनको 23 मार्च तक जो है इस पर रिपोर्ट देने के लिए, जो फोटोग्राफ सहित जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 23 मार्च के लिए रखा गया है। और पूरी जो निर्माण कार्यक्रम को लेकर जो श्रद्धालु आएंगे, चाहे वो उनकी रहने की व्यवस्था हो और वहां पर जो जांचें हैं या पुल के निर्माण हो, तमाम चीजों की जो है सभी हाईकोर्ट ने इसके लिए 23 मार्च तक जिला जज के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, तो उसको लेकर जो है कांग्रेस आज सदन में प्रमुख रही और उन्होंने खूब उसको लेकर जो हंगामा सदन में किया। 2 बार जो सदन की कार्रवाई है वो उनको विपक्ष के नेताओं ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जो शासकीय प्रवक्ता है और संसदीय कार्य मंत्री है मदन कौशिक, उन्होंने ये कहा है कि जो ये नियम 310 के अंदर ये नहीं आता है, नियम 310 अगर 58 में ये चर्चा लाते तो उस पर हो सकता था, लेकिन जो इसमें जो कुंभ के जो विपक्ष ने आज कुंभ मेले को लेकर जो भ्रष्टाचार के मुद्दा जो सदन में उठा, उसके साथ तो सरकार ने अपना ये जवाब दिया है कि अभी जो है कोर्ट में इसका जो है अधीन है, और क्योंकि कोर्ट ने इस पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठाई तो सदन में इसको लेकर जो है चर्चा नहीं हो सकती। कांग्रेस फिलहाल विकास सदन में क्या चल रहा है, क्या कार्यवाही स्थगित की गई है? बिल्कुल आदर्श, अभी जो सदन की अगर बात करूं तो सदन पर जो है अभी सवाल जवाब चल रहे हैं, जो विधायक है वो अपने जवाब, जो विपक्षी दल है वो कई मंत्रियों से जो है विभागीय संबंधी जो है सवाल लगा रहे हैं और सरकार भी अपना इसको पूरी तरीके से जवाब दे रही है। और सबसे बड़ी बात एक आदर्श ये भी है कि आज जो है प्रदेश बीजेपी की जो है कोर कमेटी की बैठक होनी है 2 बजे, तो इसमें ये भी बताई जा रही है कि आज जो है सत्र आज शाम तक जो है सत्र अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित भी हो सकता है। तो प्रयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक जो है सत्र अनिश्चित काल के लिए जो है समाप्त भी हो सकता है। जी आप कमल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गेस्ट टीचर की सैलरी को लेकर ये मुद्दा आज सदन में उठा, ये पूरा मामला भी हम चाहेंगे कि हमारे जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए। कमल जी। आदर्श, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताया कि जितनी भी सरकार की नाकामियां, चाहे गेस्ट टीचर हो, महंगाई हो, किसान हो, या जितनी भी सरकार की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ये बात कहें तो ये अंतिम सत्र अगर माना जाएगा, इसके बाद अगर सत्र मनाएगा तो एक सत्र मानसून सत्र और आता है और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर ये दिसंबर तक यहाँ 4 डेटा लगनी है। तो सरकार जो विपक्ष है, मुख्य विपक्ष जो यहाँ पर कांग्रेस है, वो लगातार सरकार की नाकामियों को लगातार उठाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि पहले सड़कों पे लगातार आंदोलन जारी था यहाँ पर, अब जब यहाँ पर सदन में मौका मिला है तो सदन में लगातार उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार की जितने भी नाकामियां हैं या कई चीज से अगर देखा जाए तो लोग नाराज हैं उनसे, चाहे वो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं जो नर्सें लोगों को धरना दे रही थी, और दूसरे टाइप के जो जितने लोग थे, गेस्ट टीचर हो, जो भी हो, उन सबकी चीजों को, उन सबकी मांगों को लेकर यहाँ पर सदन में लगातार जो कांग्रेस है उनकी बातों को उठा रही है। तो इसी को लेकर लगातार अगर हम बात कहें तो इसी को लेकर लगातार यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। आज भी अगर हम कहें तो आज एक भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस ने उठाया है, तो मेले का मामला उठाया है कि जो
4 महीने का कुंभ होना था, आपने 1 महीने तक सीमित कर दिया, सिर्फ अप्रैल में कुंभ मनाया। तो जितनी भी सरकार की नाकामियां जो विपक्ष को दिखाई देती है, उसको यहाँ पर जोर शोर से उठाने का प्रयास लगातार विपक्ष यहाँ पर कर रहा है। बीते विधानसभा चुनाव में कमल जी बीजेपी को बंपर जीत हासिल हुई थी उत्तराखंड में, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष लगातार इस चीज को लेकर निशाना साधता रहा कि मौजूदा सरकार का काम जमीन पर नजर नहीं आता। अधिकारियों मंत्रियों में अनबन भी हमें देखने को मिली। ये आरोप लगे कि मंत्री की बात अधिकारी सुनते नहीं है राज्य में। इसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरीके से पूरी दुनिया में हमने परिस्थितियां बदलती हुई देखी। फिर उसके बाद से हमने देखा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को विशेष फोकस पर रखा गया, रिसर्च को विशेष फोकस पर रखा गया। लेकिन अब उत्तराखंड की सरकार की अगर ये कहें कि दिन कम है काम ज्यादा है, तो ऐसे में इन सब चुनौतियों के साथ उत्तराखंड सरकार अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है कमल जी? बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें तो अगर जो सदन की स्थिति थी यहाँ पर अगर कहें तो 11 विधायक सिर्फ कांग्रेस की जीत पे आए थे 2017 के चुनाव में, और 57 सीटों का अपार बहुमत पहली बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिला था लगातार। तो उसके बाद अगर कहा जाए तो यही जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे तो लगातार यही हो रहा था कि नरेंद्र मोदी यहाँ लगातार प्रचार कर रहे थे। उनका यही कहना था कि यहाँ पर आप बीजेपी को जिताइए, कांग्रेस में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, प्रदेश और कांग्रेस के लगे डबल इंजन की सरकार होगी, उससे राज्य के विकास कार्य अधिक से अधिक होंगे। जिसको लेकर जनता ने यहाँ पर इतना जबरदस्त बहुमत दिया था, मैंडेट दिया कि 57 सीटें 70 में 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। तो उसके बाद यही बात है कि लगातार अगर कहें तो सरकार की बात करें, सरकार का यही कहना है कि जितने विकास कार्य हुए हैं वो लगातार विकास कार्य गिना रही है। उसने कहा कि यहाँ एम्स की स्थापना हुई है, उन्होंने कहा कि रोड स्ट्रक्चर्स में यहाँ काम हुआ है, उनका कहना रेलवे पे यहाँ पर काम हुआ है, उनका यही कहना है। उनका कई परियोजनाएं वो सरकार की या केंद्र सरकार की यहाँ पर गिनाते हैं। उनका यही कहना है जो पिछले 20 वर्ष में उत्तराखंड में नहीं हुआ, उन्होंने गैर राजधानी का हमने निर्माण किया, मतलब 20 वर्षों से अगर हम बात करें तो उनका यही कहना है जो कार्य आज तक नहीं हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर डबल इंजन सरकार ने किए हैं। तो यही कहना है, आरोप प्रत्यारोप लगातार दोनों लग रहे हैं और अब चुनाव का समय आ गया, ये आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अपने संवाददाता विकास के पास भी चलेंगे। विकास, क्योंकि अब चुनावी मौसम है, उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि हर मसले पर अब राजनीति होती हुई नजर आती हुई दिखाई देने लगी है। अब ऐसे में विपक्ष की आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि विपक्ष के सामने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई बड़े मुद्दे हैं। जी आदर्श, बिल्कुल आपने पूछा है। चुनाव नजदीक और कांग्रेस लगातार जो आम जनता के जो मुद्दे हैं वो लगातार जो है सदन में रख रही है और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष जिस तरीके से जो है जोर शोर के साथ सदन में जो है आम जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। सरकार को हर दिन जो है कांग्रेस अपनी पूरी भूमिका निभा रही है, लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए आदर्श जिस तरीके से जो है कांग्रेस पूरी तरीके से अपने सदन के अंदर जो है हर मुद्दे को उठा रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा है, लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। आगे की अगर आदर्श बात करें, आगे भी कांग्रेस लगातार इसको लेकर जगह जगह अगर बात करें, जो कांग्रेस के जो और नेता है, अभी आज की अगर बात करें तो हरीश राव जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो आज धरना ये परेड ग्राउंड जो गांधी पार्क है वहां पर जो है बढ़ती महंगाई को लेकर जो है प्रदर्शन करे। तो कांग्रेस लगातार बार बार जो है सरकार को घेरने के लिए पूरी प्रयास कर रही है। यही इनके आगे आने वाले समय में जो है ताकि उनको इसका जो है फायदा मिल सके। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात एक आदर्श ये कि अभी एक बड़ी खबर जो मिल पा रही है कि वहाँ जो विधानसभा घेरछेड़ है वहाँ से अभी मुख्यमंत्री जो है वहाँ से रवाना हो चुके हैं देहरादून के लिए। तो प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई है, उसके लिए अभी मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से देहरादून के लिए वहाँ से रवाना भी होगी। जी कमल जी, क्या ये महाकुंभ राज्य सरकार के लिए चुनाव को देखते हुए एक्स फैक्टर भी साबित हो सकता है? बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें तो लगातार, क्योंकि जब ये बहुत बड़ी कहते हैं हिंदू तो आस्था से जुड़ा हुआ ये महाकुंभ माना जाता है, तो जो कुंभ अगर हम कहते हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक लगभग 120 दिन का होता है, वो लगभग 30 दिनों में सीमित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी तरह तरह की एक कहा जाए तो सरकार की उसके बाद से कहीं ना कहीं चुनौती भी बहुत बड़ी है और लगा इसमें प्रतिक्रिया भी यहाँ पर लगातार लोगों की आ रही है। वही सरकार जो हवाला दे रही है, अगर हम बात करें मेन सबसे बड़ी बात उसका कहना है कि कोरोना काल है, इसको लेकर ध्यान में लिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि कोरोना चीजें नहीं है क्योंकि सब चीज खुल चुकी है। अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में माघ मेला चल रहा है, कितना बड़ा माघ मेला है, इतना बड़ा माघ मेला चल रहा है, लेकिन सरकार के यहाँ पर कुंभ को लेकर जो काम नहीं हुए हैं इसको लेकर वो लगातार टालने का प्रयास कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं कसर नहीं छोड़ रही है विपक्ष। विपक्ष का यही कहना है कि आस्था से जुड़ा हुआ ये है कुंभ मेला, जो एक महाकुंभ यहाँ पर है और वो भी महाकुंभ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर नाकाम साबित हुई है। तो इसको लेकर भी लगातार करें। बीच बीच में कहीं अगर हम बात करें तो जो साधु संत अखाड़ा परिषद इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जरूर नाराज दिखाई देता है, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि सरकार की तैयारियां ना होने के कारण ये सिर्फ 30 दिन तक सीमित रह गया है। तो इसको लेकर मैं बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जहां भी देखता है कि सरकार की नाकामियां होती हैं, क्या कहीं जनता या जनता के प्रतिनिधि कहीं सरकार की नाकामी उठाते तो उसको कैद करने का प्रयास यहाँ का विपक्ष करता है और कुछ समय समय पर उन चीजों को लगातार उठाता रहता है। जी बिल्कुल। और विकास ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से उत्तराखंड अलग राज्य बना तब से ये मांग उठ रही थी कि पहाड़ की राजधानी भाई पहाड़ में ही होनी चाहिए। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से रावत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया गैरसैंण को। इसके बाद विपक्ष की तरफ से आवाज उठी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं, पूर्णकालिक राजधानी इसे घोषित कीजिए। उसके बाद सवाल उठा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित कर दी गई, लेकिन गैरसैंण के विकास के लिए बीते एक साल में किस तरीके का काम सरकार ने किया? कोई काम नहीं किया, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए। लेकिन जमीन पर क्या नजर आता है? क्या ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद गैरसैंण की किस्मत भी बदली है बीते एक साल में? बिल्कुल दर्शक, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। रावत सरकार ने जो कारी राजधानी की और अभी तक की अगर बात करें जो बजट पेश हुआ है उसमें जो है सरकार ने यहाँ पर इस बार जो है 50 करोड़ से अधिक जो है जो गैरसैंण है, भराड़ीसैंण है, उसके विकास के लिए जो है 50 करोड़ से अतिरिक्त वहाँ के लिए रखा गया है। वहाँ पर मिनी सचिवालय बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने जब बजट पेश किया था तो उस दिन मुख्यमंत्री ने वहाँ पर 3 घोषणाएं भी की। जो गैरसैंण है जो कमिश्नरी वहां पर बनाया जाएगा और मंडल एक बनाए, क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो उत्तराखंड में सिर्फ 2 मंडल थे, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, और तीसरा जो मंडल बनाया गया है वो गैरसैंण बनाया गया है। तो कहीं न कहीं आदर्श देखा जाए तो सरकार का फोकस जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है उसको विकसित करना है, ताकि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में और आम जन लोगों को, जो पहाड़ के लोग हैं, जो वहाँ के निवासी, उनको वहाँ की मूलभूत सुविधाएं मिल सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका, और कमल जी आपका भी इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, हर एक जानकारी बारीकी से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं, जिसे लेकर चुनावी गतिविधियां सभी पार्टियों ने तेज कर दी हैं। सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव विचार के साथ साथ कांग्रेस की अवस्था पर भी निशाना साधा है। कहा है कि कांग्रेस के आपसी मतभेद और कांग्रेस के टूट की वजह से ही विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1-to-1 चुनावी फाइट रह गई है। 1-to-1 चुनाव होगा, जिसमें एक सिरे पे भारतीय जनता पार्टी होगी और दूसरे सिरे पे आम आदमी पार्टी होगी। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में कांग्रेस कहीं पर नहीं दिखाई दे रही है। उसका कारण उनकी अंदरूनी कलह है। साथ ही साथ मैं कांग्रेस के जो वोटर हैं या जो सपोर्टर हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि लोग कांग्रेस को वोट क्यों करें, क्योंकि अगर आज आपने कांग्रेस को वोट किया तो 15 दिन बाद पता लगेगा कि वो विधायक बीजेपी में सम्मिलित हो गया। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के विधायक, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जिस तरीके से उनके विधायक रोज रोज बिक रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मसूरी पहुंचे हैं, जहां पूर्व सीएम ने युवा मैराथन में दौड़ने वाले संचित और उनके पिता को सम्मानित किया है।
इस मौके पर चाय की चर्चा में पूर्व सीएम ने कहा है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, गैस और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ये सरकार बजटरी नीतियों को छिपाने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है और केंद्र सरकार अपना खजाना भर रही है। साथ ही आम आदमी और गरीब मध्यम वर्ग की कमर तोड़ रही है। इसी के साथ कहा कि सरकार ने भराड़ीसैंण में घाट के सड़क को चौड़ीकरण की मांग पर महिलाओं और बुजुर्गों पर लाठीचार्ज करवाया। यह उत्तराखंड गैरसैंण और महिला शक्ति का अपमान है। आपको बता दें कि गैरसैंण को प्रदेश सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, लेकिन वहां ना तो मुख्यमंत्री न मंत्री न ही कोई अधिकारी बैठते हैं। जब इस सवाल को उठाया गया तो उसे ढकने के लिए गैरसैंण में कमिश्नर को बैठाने की घोषणा कर दी। अगर ऐसा ही है तो गैरसैंण को जिला भी बनाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों चाय पर चर्चा कर रहे हैं और चाय की चर्चा पर निकले पूर्व सीएम हरीश रावत निशाना साधते हुए नजर आए मौजूदा सरकार पर और इस मौके पर उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद वहां पर किसी भी अधिकारी की नियुक्ति न होने को लेकर, मंत्री नेताओं के न पहुंचने को लेकर भी निशाना साधा है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने गैरसैंण में जो महिलाओं बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। एक तो जो राष्ट्रव्यापी महंगाई है, जिस तरीके से गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को छुपाने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके केंद्र सरकार अपना खजाना भर रही है और आम आदमी की, गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ रही है। उसके खिलाफ मैंने अपने साथियों से कहा है कि हम घर घर आंदोलन को लेकर के जाएं गैस, पेट्रोल, डीजल के। राज्य मंत्री विनय रोहिल्ला पहली बार ऋषिकेश तीर्थ नगरी पहुंचे हैं, जहां विनय रोहिल्ला को योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ राज्य मंत्री का स्वागत किया और फिर राज्य मंत्री को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली के साथ नगर निगम तक पहुंचाया, जहां नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई ने राज्य मंत्री का अभिनंदन किया और इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने सरकार की योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचाने का दावा किया है। आपको बता दें कि योजना आयोग की नीति के लिए राज्य मंत्री ने उत्तराखंड की जनता से सुझाव भी मांगे हैं। तीर्थनगरी पहुंचे राज्य मंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। राज्य मंत्री विनय रोहिल्ला पहली बार तीर्थनगरी ऋषिकेश पहुंचे। दरअसल उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी सिलसिले में वो जनता से सुझाव मांगने के लिए वहां पर पहुंचे योजना आयोग की नई नीति को लेकर। इस मौके पर मेयर अनीता ममगाई ने उनका स्वागत किया है और साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचाने का दावा भी राज्य मंत्री की तरफ से किया गया है। से मानना है कि राज्य के अंदर अगले 30 वर्ष की नई नीति का निर्माण होगा, तो नई नीति के अंदर जनता के सुझाव जुड़े, बुद्धिजीवियों के सुझाव जुड़े, व्यापारियों के जुड़े, अपने डॉक्टर्स के जुड़े, महिलाओं के जुड़े, पुरुषों के जुड़े, युवाओं के जुड़े, अनेक वर्गों और सामाजिक रचनाओं से जुड़े हुए लोगों के सुझाव जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक नई रीति और राज्य का मुख्य प्रश्न बनना आसान हो जाएगा। और जिस प्रकार से कि आप देखते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 3 मंत्रों के साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और अपने उद्बोधन में आदरणीय रोहिल्ला जी ने बहुत स्पष्ट करा कि एक एक व्यक्ति से, एक एक जन से उन्होंने सुझाव मांगे कि आप किसी भी कार्यकर्ता के माध्यम से या उनके कार्यालय में जाके उनके नाम का मात्र एक पत्र लिख के भी भेजेंगे तो जो नई नीति हमारी योजना आयोग पे बन रही है, क्या योजनाएं होनी चाहिए, कैसी नई योजनाएं आनी चाहिए, तो निरंतर उसके लिए पार्टी चिंतन और मंथन कर रही है, उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं।
वहीं गढ़वाल जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने राज्य के स्टाफ के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों को अपने क्षेत्र में न्यायिक वादों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि अब महीने में 2 बार कामों की समीक्षा बैठक की जाएगी और अमीनों की रिपोर्ट को सबमिट करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही डॉक्टर विजय कुमार ने सभी को अपने दायित्वों को गंभीरता से लेते हुए काम करने की सलाह दी और समय समय पर कामों का निरीक्षण की बात भी कही है। गढ़वाल जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, जिन्होंने राज्य के स्टाफ के साथ समीक्षा बैठक की है और सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को अपने क्षेत्र में जो न्यायिक वादे हैं उनको पूरा करने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 बार महीने में कामों की समीक्षा बैठक की जाएगी और सभी अमीनों को अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करने